आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 1 हरिहर काका नामक पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना हरिहर काका का परिचय, लेखक और हरिहर काका के बीच का संबंध, हरिहर काका के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में हमने जाना, ठाकुरबाड़ी का गांव में जो महत्व है, लेखक और ठाकुरबाड़ी, और मुसीबतों का आरंभ जब अपने हरिहर काका के साथ हुआ, परिवार से मोहभंग, किस प्रकार से उनका अपने परिवार के प्रति जो मोह था वो भंग हो चुका था, हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी का संबंध हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि हरिहर काका की घर वापसी, कैसे उसे वापस घर लाया जाता है, और गांव में पूरी तरह से क्या हो जाती है, चर्चाएं उनके विषय की होने लगती है। मन की उलझन हरिहर काका के लेखक में से मंत्रणा होती है। वे दोनों लेखक में बातचीत करते हुए उन्हें क्या करना चाहिए, फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें जीते जी अपनी जो ज़मीन है वो किसी के नाम नहीं लिखनी है। साथ ही हमने जाना कि हरिहर काका का अपहरण, यानी किस तरीके से हरिहर काका का अपहरण होता है। और आप आगे गांव में किसी ने ये ऐसी घटना नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, यानी लेखक के भाई को यहाँ इकट्ठे होने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान पर, मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। जैसे कि होता ही है, जो लोग जानते हैं वो वहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करने लगे और बाकी अपने आपस में उनकी उस बात पर चर्चा करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह मेहनत का काम है, उन्हें ये लगा, और वो सब मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम मेहनत का नहीं। और वहाँ का जब वो ठाकुरबाड़ी पहुँचे और वहाँ का जो दृश्य उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ तो ये चीज़ नहीं हो सकती और ये काम मेहनत का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। और लगता है कि बाहर से कोई आया और उसने जो हरिहर काका है उनका अपहरण कर लिया। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। और उन्हें लगा कि वो बदले में क्या मांगने वाले हैं, पैसे मांगने वाले हैं, तभी वो हरिहर काका को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोगों के आपस में बात करते हुए सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए, यानी सबको शक हुआ। उन्हें ये मुहावरा भी है, उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है, और अब उन्हें विश्वास है कि हरिहर काका कहाँ हैं, ठाकुरबाड़ी में ही हो सकते हैं। अब क्या सोचना, और इसमें अब कोई विषय तो रहा नहीं। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी, यानी जब तक वो तैयार होते और जवाबी कार्रवाई करते, तब तक ठाकुरबाड़ी के कमरे की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर पर गोली लगी, वह गिर गया, और अचानक एक नौजवान के पाँव पे क्या लगी, गोली लगी, वो गिरा। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर, यानी उनके साथ जो समर्थक थे, वो भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते, यानी इन तीनों की ताकत पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन आ गई। उन्हें लगा इतना बड़ा
जो धोखा उनके साथ हुआ, जैसे कि आसमान में कोई इतने बड़े इतने पूजे उन्हें समझते थे और तुरंत किसी को ज़मीन पर पटक दिया जाए, इतना अंतर उन्हें देखने को मिला। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे, यानी इस प्रकार का दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। जिस महंत को आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया जा रहा है हरिहर, हरिहर से समझाया जा रहा था महंत जी के द्वारा। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबरने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि धर्म संकट, जैसे कि हमने देखा कि भाई जब वो निरंतर उनसे पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे, तो हरिहर काका उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो उन्हें मना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। और हाँ, तो वो करने वाले ही नहीं थे, क्योंकि इसका वो निर्णय ले चुके थे। बस इसी कारण वो अपनी बात महंत जी के सामने नहीं लग रहे थे। लेकिन महंत जी को ये चीज़ें क्या लगी, उन्हें लगा कि नहीं, वो चाहते हैं और वो दुविधा में फंसे हुए हैं। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और 8 पुलिस के जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल का इतना बड़ा ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अब इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि वो सुबह का इंतज़ार करने लगे और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए, पूरी व्यवस्था के साथ, अपने हथियारों के साथ, ताकि अगर कोई बाहर निकले, भागने की कोशिश करे तो उसे वो पकड़ सकें। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा बाहर नहीं आया। शायद पुलिस के आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने से में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग किए जा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह 80 वर्ष, अब ऑप्शन में 80 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक दोनों आएंगे तो अधिक वाला आप लगाएंगे, और केवल 80 वर्ष अगर ऑप्शन में होगा तो वही सही आंसर हो जाएगा। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकी दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट यानी थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वाय यानी उसकी उम्र को देखकर पुलिस इंचार्ज को महाटिया जाना पड़ा, यानी पीछे हटना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा, नज़रअंदाज करना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और ना छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा दूसरा जो ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला, कोई भी उन्हें देखने को वहाँ नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता
परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। उनको बड़ी चिंता होने लगी। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए होंगे, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को ले आए थे। पुलिस के साथ आने के बाद अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी कार्य नहीं हो पाया। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई वह सभी ये सोचकर कि क्या पता यहाँ हो, सब एकत्रित हो गए। उस कमरे की कुंजी मांग वृद्ध साधु से की तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया कि यहाँ क्या है, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि कमरे का ताला तोड़ कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने क्या कर दिया, धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा, यानी क्रोध उन्हें आ गया। ये भी एक मुहावरा है। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो उन्हें जीते जी नहीं छोड़ते, यानी उनके साथ वो बहुत बुरा करने वाले थे। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पूरे हाथ पांव बांधे हुए हैं, मुंह बांधा हुआ है, कपड़ा पूरी तरह से लटक रहे हैं। हरिहर काका के हाथ पांव बांध ही दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। हरिहर काका को बंधन मुक्त आपको समाज पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा है, किया गया। मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधु की काली करतूतों का पर्दाफाश शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर क्या करे, जबरन अंगूठे के निशान लगाए आदि। यानी पूरी तरह से हरिहर काका देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधु के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी साधुओं के बारे में कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्या थे, एक धार्मिक संस्कारों वाले व्यक्ति थे, परंतु जब उनके साथ ये घटना घटित तो उन्होंने बहुत कुछ साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका का पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था कि बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सूरमा यानी पहलवान, ताकतवर, इंटेलिजेंट थे, सबको बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कारणवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या हथियार से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट दी थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। इस तरीके से निरंतर चल रहा था। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। उन्हें देखकर ही डर लगता। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा एक चतुर ज्ञानी हो चले थे। उन्हें सब चीज़ का अनुभव हो चुका था। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह लोगों के साथ
इन लोगों के साथ उनका जो सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो विश्वास कर रहे थे कि यार उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ ये सब महंत जी की कृपा से हुई, तो उन्हें ये भी अब तथ्य समझ में आ गया था कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ भी आपको समाज पूछा जा सकता है, तो कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचा है, यानी सब दिखावा है। साधु के बहाने में महंत यानी भेष में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल, यानी छल मतलब धोखा, बल मतलब ताकत, कल मतलब बुद्धि, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए वह ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर क्या नहीं कर सकता, कोई अविश्वास नहीं कर सकता। ऐसे ही किया जा सकता है। हमारी सेंटिमेंट, हमारी धार्मिक भावनाओं से लोग खेलते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। यानी दूध की मक्खी होना ये भी एक मुहावरा है। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन से उनके भाई, रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है कि ज़मीन वो अपने भाइयों के नाम लिखे। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इसी परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे से जो जबरन निशान लगाए थे उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, और वो पूरी तरह से नकार देते। भाई जब समझाते समझाते हार गए तो उन्होंने डांटना और दबाव शुरू कर किया, लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो महंत जी और उनके सहयोगी ने धारण किया। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। यह कह रहे थे कि सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं गाड़ देंगे, घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। आप सोचिए, जो दृश्य साधु ने किया वो उनके भाई ने, तो अब किस पर विश्वास किया जाए। अब समझ में आएगा। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण यानी उसे स्वीकार कर लेता, करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने आत्मसात करना, वरण करना ने जो सोच लिया कि सब एक ही बार क्या कर दें, उन्हें मार दें, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी ज़मीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह से ज़िंदगी घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा, यानी उन्हें वो भी बुरा लगने लगा।
कि 2 वक्त की उन्हें रोटी दे दें, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता था। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते यानी सहम जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उनके पांव पखारते होते, यानी उनकी सेवा में लगे रहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर यानी एक टुकड़ा ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं है। क्वेश्चन यही आएगा कि हरिहर काका को अपने भाई और महंत जी एक जैसे क्यों लगने लगे। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंसकर लिखो चाहे रोकर लिखो। ये इस तरीके से उनके भाई उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, यानी उन्हें समझ आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण यानी तत्काल उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग क्या कर रहे थे, दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या पता, क्या मालूम या क्या मतलब है। ठीक है, अगर वहाँ सीधे महंत पहुँचता तो लोग इस तरीके से उसे समझाते, लेकिन महंत जी ने वह तत्परता यानी वो फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई, यानी जितनी तत्परता जितनी एग्रेसिव उनके भाइयों ने दिखाई उससे भी कई तेज अब महंत जी ने दिखाई। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके, वो तुरंत वहाँ पहुँचे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल ख़त्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, यानी उन्हें मिले जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था उससे भी बुरी हालत में उनके भाइयों ने उन्हें रखा हुआ था। बंधन मुक्त होने पर पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया, कि जबरन उनके कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका की पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, यानी वहाँ से भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें भगाएंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि अगर हरिहर काका अकेले और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें दबोचेंगे, यानी उनके साथ अन्याय कर सकते हैं। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके जो भाई थे, भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें सहायता पहुंचाए। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे सब ये चल रहा था, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
और यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का अन्य कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे, सब प्रयास कर रहे थे। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जुदाई छठी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग हो और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाए। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। इन दिनों गांव की चर्चा का केंद्र हरिहर काका, आंगन, खेत खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा उनकी घटना की तरह विचरणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं, यानी कोई बराबरी नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, यही सब बात चल रही। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। ठीक है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर लोग कहते कि हरिहर काका भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों में कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्हें हरिहर काका को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरी ओर खबर आती कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काकाओं के भाइयों के बीच लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेंगी। इस तरीके से मतलब अपने अपने तरीके से सब तर्क दे रहे हैं। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दाखिला करा देगा, यानी उनके नाम करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं।
पूरे इलाके में उसका नाम की तूती बोलती है, यानी तूती बोलना यानी उसका नाम की चर्चा चलती है या उसकी नाम की वहाँ पर वैल्यू है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वहाँ बुलाएंगे। रहस्यात्मक यह भयावानी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित यानी पूरी तरह से छाया हुआ है। अलग अलग की खबरें हो गई हैं। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहरता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय की ही और प्रतीक्षा भी है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, जवाब नहीं देते। खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपवास, खाने वाले करे विलास। जिनका तो धन था वो उपवास में है और बाकी सब विलास में लगे हुए हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भूख लगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी तरह से वो हरिहर काका के पैसों का कौन इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस वाले कर रहे थे और वो तो गूंगेपन के शिकार हो चुके थे। तो ये थी पूरी कहानी। प्रश्नों की चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए।